चलिए शांत हो जाइए, हेड डाल दीजिए फेजर। देखिए नॉर्मली होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस हो या करंट हो, दोनों ही स्केलर क्वांटिटी होती है। लेकिन एसी चैप्टर जो है ये अपना, इस चैप्टर में अगर आपको कैलकुलेशन प्रॉपरली करनी है, चीज़ों को सही तरीके से सॉल्व करना है, तो इसका टेक्निक ये होता है कि हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस और करंट को एज अ वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, ओके। तो जब हम लोग पोटेंशियल, तीन पोटेंशियल होते हैं अपने पास। एक पोटेंशियल होता है VL इंडक्टर के अक्रॉस, एक होता है VR रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, और एक होता है VC कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, और एक होता है I करंट का। ठीक है, तो जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस और करंट को क्या करते हैं, एज अ वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं, यानी उसको एज अ, उसको एरो से रिप्रेजेंट, वेक्टर को एरो से जो रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम लोग किसी स्केलर को एज अ वेक्टर रिप्रेजेंट करने लगे तो उस कंडीशन में उसे क्या कहा जाता है, फेजर। ठीक है, फेजर आई बात समझ में? ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं, लिखिए। फेजर की डेफिनेशन हो जाएगी, इफ वी रिप्रेजेंट potential difference across each element of an AC circuit and current flowing in that circuit by arrows, comma these arrows are called their phasors। ठीक है, तो अब इन फेजर्स को अगर हम मिला दें अपने लिए मतलब हमारे कोर्स में क्या है, सीरीज एसी सर्किट। हमारे कोर्स में क्या है, सीरीज एसी सर्किट है। ठीक है, तो अगर हम उन सारे एरोज को प्रॉपरली अरेंज कर दें विद रिस्पेक्ट टू करंट, यानी जैसे देखिए मैंने यहाँ पे आपको बता रखा है, प्रीवियस लेक्चर में ही बता रखा था कि अगर जो VL होता है उसका I के साथ क्या रिलेशन होता है, 90 डिग्री का होता है, लैगिंग का केस होता है ना, क्योंकि एंगल क्लॉकवाइज बनेगा, V से I की तरफ बनाएंगे। VR और I के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। VC और I के बीच कितना हो जाएगा, +90 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो जब हम उन सारे फेजर्स को प्रॉपरली अरेंज कर देते हैं तो क्या बन जाता है, एक फेजर डायग्राम। तो हेडिंग डालिए फेजर डायग्राम। लिखिए, if we arrange the phasors of potential difference if we arrange the phasors of potential difference and current in a proper orientation if we क्या बोला, if we arrange the phasors of potential difference and current in a proper orientation, comma then the phasor arrangement is called, comma then this phasor arrangement, comma then this phasor arrangement is called phasor diagram, is called phasor diagram। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फेजर diagram of series LCR circuit is as follows। ये बना लीजिए। ठीक है, फेजर डायग्राम ऑफ सीरीज LCR सर्किट इज एज फॉलोज। ठीक है, यही याद रखना है, इकलौता फेजर डायग्राम बनाना है। जो आइटम सर्किट में मौजूद नहीं होगा बस वो वाला फेजर गायब कर देंगे, बाकी बना रहेगा। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए,
एनालिटिकल स्टडी ऑफ सीरीज एलआर सर्किट। अब हर सर्किट में हम आपको सिर्फ फेजर डायग्राम बनाना और फेजर डायग्राम से फेज एंगल निकालना, सिर्फ इतना ही सिखाएंगे। क्यों? क्योंकि सारे फंडे सारे फॉर्मूले में बता चुका हूं। ठीक है, एनालिटिकल स्टडी ऑफ, लिख दे रहा हूं, एनालिटिकल स्टडी ऑफ सीरीज LR सर्किट, एनालिटिकल स्टडी ऑफ सीरीज LR सर्किट। चलिए, तो लेट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t सीरीज LR सर्किट, L क्या है? ये है। R क्या है? ये है। ये L हो गया, ये R हो गया, और ये आपका हो गया एक ऑल्टरनेटिंग EMF सोर्स अपना जूजू बाबा, प्लस माइनस ये सब बता चुके हैं। इक्वेशन E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। ये करंट ऐसे फ्लो करेगा I I I I I I और गई। ठीक है, यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा वो VL होगा, और यहाँ जो पोटेंशियल आएगा वो VR होगा। अब तुम्हें क्या आदत डाल लेनी चाहिए? तुरंत फेजर डायग्राम ड्रॉ करने की आदत डाल लेनी चाहिए। और अब आप यहां से अपने आप को इस चैप्टर में मैच्योर मानिए, और अब जैसे जैसे हम क्वेश्चन कराएंगे वैसे वैसे आप पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, फेजर डायग्राम बेटा कैसे बनेगा? बहुत आसान तरीका है। ये वाला होता है VL, ये होता है VC, ये होता है VR, ये होता है I। बात समझना बहुत ध्यान से। इसमें क्या मौजूद नहीं है? VC मौजूद नहीं है, C मौजूद नहीं, इसलिए VC नहीं है, इसलिए हटा दीजिए। बन गया फेजर डायग्राम। अब अगला स्टेप है फेजर डायग्राम से फेज एंगल कैसे निकाला जाएगा, बस। ठीक है, तो बस इतना मुझे सिखाना है कि हम लोग कैसे फेजर डायग्राम से फेज एंगल निकालते हैं। ठीक है, तो एस्टिमेशन, अगली इसी के अंदर हेडिंग बन रही है, एस्टिमेशन ऑफ फेज एंगल। एस्टिमेशन ऑफ फेज एंगल। जब बच्चे होशियार हो जाते हैं तो फेजर डायग्राम भी दिमाग में ही बन जाता है उनके। ठीक है, कॉपी पे नहीं बनाना पड़ता। ये VL हो गया, ये VR हो गया, ये I हो गया। इतना तो आपको फेजर डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। फेज एंगल फेजर डायग्राम से ही निकलेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं तुम्हारे पास। ठीक है, या तो दिमाग में तुम इमेजिन कर लो फेजर डायग्राम, वो अभी हो नहीं पाएगा। ठीक है, जब धीरे धीरे क्वेश्चन लगाने लगोगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो ये VL हो गया। तो अब करना क्या है? मैंने क्या कहा कि अब ये सब वेक्टर है, और एक ही पॉइंट पे जब दो वेक्टर काम करते हैं तो लगाते हैं क्या? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। याद है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ा रहे हैं, है ना? इसके पैरेलल एक डॉट डॉट लाइन और इसके पैरेलल एक और डॉट डॉट लाइन। ये हो गया। फिर यहां से रिजल्टेंट ड्रॉ कर देंगे, ये V नेट होगा। यही V नेट क्या होता है? ERMS। फॉर्मूले लिखवाए थे एक दिन। ठीक, तो बेटे अगर V से I की तरफ एंगल ड्रॉ करूं, यही तो होता है फेज एंगल, फेज डिफरेंस। तो क्लॉकवाइज सेंस में, इसलिए माइनस। ठीक है, तो पहली बात माइनस देख के तुरंत समझ में आ गया क्या? दैट इज करंट लैग्स द EMF। ठीक है, या लैग्स बिहाइंड द EMF। चलो लैग्स बिहाइंड लिख तो बेटर रहेगा। लैग्स बिहाइंड द EMF। अब सवाल उठता है कि कैसे निकाला जाएगा? भाई फेज बहुत आसान है। भाई ये देखो, ये VL है, इसका मतलब ये साइड किसको शो कर रही है? VL को। गलत कह रहे हैं क्या? ये साइड किसको शो कर रही है? VL को। अगर ये VL है तो क्या ये VL नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर ये साइड VR को शो कर रही है तो VR को मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, क्या समस्या है? अगर ये V नेट को शो कर रहा है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या दिक्कत है? तो आपके पास जुगाड़ है। व्हाट जुगाड़? साइन से निकालो, टेन से निकालो, कॉस से निकालो, किसी से भी निकाल सकते हो। बस व्यवस्था देखनी पड़ेगी
कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस मौजूद है, कि बेस और हाइपोटेनियस मौजूद है, कि परपेंडिकुलर और बेस मौजूद है। मैं दिखाता हूं, देखिए अगर आप साइन फाई नॉट से निकालते हैं, समझिएगा, तो साइन फाई नॉट मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी VL अपॉन V नेट से आ जाएगा। चलो मान लेते हैं V की व्यवस्था नहीं है, जेड वेट की व्यवस्था है। बहुत आसान तरीका, देखिए मैंने फॉर्मूला बताया था, VL का मतलब होता है IXL और V नेट का मतलब होता है I इंटू Z। बताया थे कि नहीं बताया था? एक दिन फॉर्मूले सारे लिखवाए थे। ठीक है, V बराबर IR, जिन्होंने नहीं भी पढ़ा कोई बात नहीं, V बराबर IR याद है? तो अगर VL का मामला है तो IXL हो जाएगा, और पूरे सर्किट का मामला है तो I इंटू Z, I से I रिड्यूस हो गया, XL अपॉन Z की व्यवस्था हो तो निकाल लो। तो ये चाहे VL अपॉन V नेट करके साइन फाई नॉट से फाई निकाल लो, नहीं समझे, वो चाहे XL अपॉन Z कर लो, ऐसा ही कॉस आ जाएगा। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना बेटा VR, हाइपोटेनियस कितना बेटा V नेट, चाहे इससे निकाल लो, नहीं तो अपने पास दूसरी व्यवस्था भी है, IR और IZ, I से I कैंसिल, समझ गए ना भाई? 10 से मान लो व्यवस्था, 10 से व्यवस्था बन पा रही है हमारी। परपेंडिकुलर कितना हो गया VL, बेस कितना है, ये है तो ठीक, नहीं है तो ये क्या हो जाएगा IXL, और ये IR, I से I कैंसिल, XL अपॉन R से आ जाएगा। नहीं समझे बात को? तो जो व्यवस्था हो तुम्हारे पास उससे निकाल लो। ठीक भैया, फेजर डायग्राम का मेन इस्तेमाल होता है फेज एंगल निकालने के लिए। बार बार कह रहा हूं, जब आप होशियार हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक दिमाग में फेजर डायग्राम अपने आप बन जाएगा, तुम खुद ही समझ जाओगे। ठीक है, बाकी मैं तुम्हें कोई भी फॉर्मूला अलग से निकाल के नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एक जगह सारा गुच्छा लगा दिया था। अगर उतना यहाँ पे हमने लिखा था इस जगह पे इतने में, ठीक है, अगर उतना आपको याद हो गया है तो आपका इजी क्वेश्चन फंसेगा नहीं। बस केवल एक ही समस्या थी, फेजर डायग्राम से फेज एंगल कैसे निकलता है वो आज बता दिया है। यही मेथड हर सर्किट में रहेगा। ठीक है, 3 सर्किट का तो लफड़ा ही खत्म है। प्योरली रेजिस्टिव में फेज 0 होता है, प्योरली कैपेसिटिव में फेज प्लस π/2 होता है, प्योरली इंडक्टिव में माइनस π/2। 3 तो निपट ही गए, बाकी बचे 3, LR, CR और LCR, सब में ये मेथड लगेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन कर लेते हैं, अपना फंडा क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले याद होने चाहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 है अपने पास। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। एन AC वोल्टेज V इज इक्वल टू 200 sin omega t of frequency 50 hertz is applied across a series LR circuit where L is equal to 20 millihenry and R is equal to 9 ohm. Find RMS current in the circuit and RMS voltages across the circuit elements. निहायत गंदा सवाल है, कुछ नहीं रह गया इसमें अगर आपको फॉर्मूले याद है। देखिए पहले मैं डायग्राम ही बना देता हूं, ताकि वैसे डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी चलिए। कंसीडर द सिचुएशन, सीरीज LR सर्किट, एक है L उसके आगे है R, LR सर्किट। ये है आपका ऑल्टरनेटिंग EMF सोर्स, जिसकी इक्वेशन V बराबर 200 sin ओमेगा t दी गई है। नॉर्मली इस चैप्टर में हम लोग V नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, E लिखते हैं, इस वजह से E बराबर 200 sin ओमेगा t हो गया। अब L का वैल्यू जो है वो 20 मिली हेनरी है, यानी 10 to the power -3 हेनरी हो जाएगा। R का वैल्यू 9 ओम है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहली बात तो RMS करंट पूछा गया है। ठीक, IRMS पूछा गया, तो पहली बात तो सुनिए, कंपेयर कर लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग इसको E बराबर 200 sin ओमेगा t इसके साथ विद E बराबर E0 sin ओमेगा t, वी गेट, क्या पाया हमने, E0 की जगह 200 वोल्ट पा लिया। एक चीज,
दूसरी चीज क्या गिवन है, आगे बढ़ते हैं, कोई टेंशन वाली बात है, बहुत इत्मीनान से करिए, ठीक है, छापा छापी से कोई मतलब, पहले समझिए, ठीक है। आपको एक सीरीज एलआर सर्किट दे दिया गया, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ सोर्स बता दिया गया, उसकी इक्वेशन दे दी गई, जैसे इक्वेशन आए तुरंत कंपेयर करो, जो जो मिल पाए हासिल करो, ठीक है। फिर और जो कुछ दिया है वो पकड़ो। क्या दिया गया, फ्रीक्वेंसी दी गई 50 हर्ट्ज, ठीक है, दिमाग तुम्हारा बेटर काम करेगा, सारा डेटा तुम्हारे सामने होगा, ठीक। अब क्या निकालना है, IRMS, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। IRMS अब अगर आपको निकालना है रूट मीन स्क्वायर करंट, तो भैया सबसे बेटर तरीका RMS जैसे ही आ जाए तुरंत ओम्स लॉ, क्या बताया था आपको, तुरंत ERMS इक्वल टू IRMS इंटू Z, बस। ERMS कितना है नहीं पता, मारो गोली, कोई दिक्कत नहीं। ERMS इक्वल टू E0 बाई रूट 2 बता चुके हैं, E0 है अपने पास, ठीक है, फॉर्मूले याद है, ठीक है। ERMS इक्वल टू E0 बाई रूट 2, IRMS चाहिए, बना रहे हैं तो Z का फॉर्मूला अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, क्या नहीं है, XC नहीं है, तो हटाओ, XC टैक्सी हटाओ, तो क्या बचा, XL का स्क्वायर बचा, कोई दिक्कत, ठीक, ओके। E0 की वैल्यू 200 बाय रूट 2, स्टेप रुकना नहीं चाहिए, वैल्यू धड़ाधड़ धरते जाओ, अंडर रूट R की वैल्यू कितनी है 9, अब बचा XL क्या होता है 2 पाई FL, नहीं होता है, XL बराबर ओमेगा L या 2 पाई FL, ठीक है। तो F अपने पास था इसलिए हमने F वाला फॉर्मूला लिखा, तो 2 पाई FL, F 50 है, L ये दिया है, देखो 200 बाई रूट 2 IRMS अंडर, हाँ CBSE वालों के लिए कैलकुलेशन थोड़ा प्रॉब्लम कर सकती है, 4 पाई स्क्वायर, F की वैल्यू 50, L की वैल्यू 20 इंटू 10 टू द पावर -3, बेटा सॉल्व कर लेना, IRMS इक्वल टू कितना आ जाएगा, ठीक है, RMS करंट निकालनी थी, IRMS आ जाएगा 12.89 एम्पियर, क्या आएगा 12.89 एम्पियर। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हमसे पूछा गया था कि क्वेश्चन पढ़ते हैं दोबारा से, फाइंड RMS करंट इन द सर्किट एंड RMS वोल्टेजेस अक्रॉस द सर्किट एलिमेंट्स। RMS वोल्टेजेस ये भी हमने बताया था, यानी हमसे ये पूछा गया है VL और VR, ये दोनों पूछे गए। तो सेकेंड पार्ट में VL पूछा गया था और VR पूछा गया था, बड़े आसानी से याद है, देखो बेटा VL क्या होता है, याद करिए IXL, और ये I कौन सा होता है, IRMS होता है, नहीं होता है, ठीक है। और VR का मतलब क्या होता है, IR होता है, और ये I कौन सा होता है, IRMS होता है। IRMS निकाल चुके हो, बस VL बराबर IRMS आ गया 12.89, XL निकाल लोगे, XL क्या होता है 2 पाई FL। जब कई बार XL अगर यूज हो रहा करे तो दिमाग लगा लिया करो, पहले XL कैलकुलेट करके रख लिया, XL कितना है, XC कितना है, निकाल लिया करो, मतलब सही यही तरीका होता है, ठीक है, समझ गए। तो 2 पाई FL सब दिया हुआ है, तो VL की वैल्यू सॉल्व होके आ जाएगी कितनी, 80.9, 80.9 वोल्ट, ठीक है। VR का मतलब हो गया IRMS कितना है 12.89, R की वैल्यू 9, तो VR की वैल्यू आ गई 116 वोल्ट, समझ गए, क्लियर। तो बेटा सबसे पहले अगर आपको कोई इक्वेशन दिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंपेयर इट, कंपेयर करने के बाद जो और भी डेटा वो लिख लीजिए। IRMS निकालना हो अगर और I0 ना पता हो, समझिएगा, तो तुरंत दिमाग ले जाना कि ओम्स लॉ लगाना है, तुरंत बिना सोचे समझे, तो अपने आप ही तुम्हें व्यवस्था बनती दिखाई दे जाएगी, ठीक है। जैसे तुम ओम्स लॉ लिखोगे तो ERMS या तो दिया जाएगा और या तो E0 पता होगा तुम्हें, तो ERMS को तुरंत याद रखो कि E0 बाई रूट 2 भी तो लिख सकते हैं,
और z को अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जो आइटम नहीं वो गायब करके बाकी सारे फॉर्मूला लगा के काम कर लो। ठीक है, क्लियर? चलो एक क्वेश्चन अच्छा आप करके दिखाइए हमको। ठीक, क्वेश्चन नंबर 101 करिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 101 है, इन द R-L, RL सर्किट है, मतलब कुल मिला के कंफ्यूज करने के लिए LR सर्किट को ही RL लिख दिया गया है। तो इन द RL सर्किट कॉमा द रेजिस्टेंस कैपिटल R इक्वल टू 30 ओम कॉमा रिएक्टेंस XL is equal to 40 ohm and peak EMF E naught is equal to 220 volt. Full stop. Calculate number 1 impedance Z, number 2 phase difference between EMF and current, number 3 पीक करंट आई नॉट इन द सर्किट। ये ISC ईयर 2003 का क्वेश्चन है। देखिए सॉल्व करते हैं इसको। बहुत आसान सवाल है। शुरुआत में अगर आप चाहें तो आप क्वेश्चन में डायग्राम बना लिया करें, कोई दिक्कत नहीं है। सीरीज RL सर्किट उन्होंने कहा तो हम R पहले बनाए ले रहे, L पहले, कोई दिक्कत नहीं, आप पहले कुछ भी बनाइए। R है, L है, R की वैल्यू, L की वैल्यू। R की वैल्यू नहीं पता है, R की वैल्यू सॉरी 30 ओम दी गई है और L ना बता के सीधे XL बताया गया है। ये तो आपके लिए और बढ़िया हो गया। ये एक जूजू बाबा लगा है इसमें, ठीक है, प्लस और माइनस। ठीक, EMF जो है हमारा E नॉट वो 220 वोल्ट लगा हुआ है। कैलकुलेट नंबर 1 इंपीडेंस निकालना था। ठीक है, अब देखो इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? Z बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। बार बार लिखा करो ताकि याद हो जाए तुमको। ठीक है, क्या मौजूद नहीं है? L मौजूद नहीं है, सॉरी C मौजूद नहीं है, तो ये गायब हो गया भाई। ठीक, ओके। अब XL भी है, R भी है, इस वजह से Z बराबर अंडर रूट, ठीक है, 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, कितना? 900, 1600, 2500, कितना आ गया? 50 ओम आ गया बेटा। ठीक है, सेकेंड पार्ट की बात कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट में फेज डिफरेंस। बेटा फेज डिफरेंस बिना फेजर डायग्राम के आप नहीं निकाल पाओगे। फेजर डायग्राम कैसे बनता है? ये जगह होती है VL की, ये जगह होती है VC की, ये जगह होती है VR की और ये जगह होती है I की। क्या नहीं है? C वाला पार्ट नहीं है, हटा दो। फिर इसको ऐसे बनाया जाता है, ऐसे बनाया जाता है और ऐसे कर दिया जाता है। ये VNet होता है जिसको हम ERMS लिख लिया करो, मतलब बार बार, ताकि याद हो जाए। ठीक, अच्छा, तो ये वाला एंगल ही हमारा क्या कहलाता है? फाई नॉट कहलाता है। प्लस माइनस क्या होता है वो आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये साइड VL को शो कर रही है, मतलब सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? VL हो जाएगी। ये वाली साइड VR की, तो ये वाली साइड VR हो गई। ये वाली कितनी होती है? VNet की होती है, तो ये वाली साइड कितनी हो गई? VNet की हो गई। ठीक, अब व्यवस्था काहे की है? XL और R की। वैसे Z की भी व्यवस्था बन गई है, आप चाहो तो निकाल सकते हो। तो हम फिलहाल आसान यही बैठेगा, R और XL वाला। तो मैं 10 से अपने पास तीनों व्यवस्था है, XL की व्यवस्था, R की व्यवस्था और Z की व्यवस्था, सब है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं 10 से कर देता हूं। ठीक, तो बेटे tan फाई नॉट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी VL अपॉन VR। अब VL VR तो है नहीं, तो क्या कर दे? IXL और IR, I से I कैंसिल हो गया। ठीक है, XL कितना? 40, R कितना? 30। तो tan फाई नॉट बराबर कितना आ गया? 4/3। CBSE वालों के लिए फाई बराबर tan इनवर्स 4/3। कितना एंगल? 53 डिग्री। पाइथागोरस ट्रिपलेट से 53 डिग्री होता है। समझ गए?
लेकिन फिजिक्स में एंगल रेडियन में शो किया जाता है, इसलिए 53 इंटू पाई बाय 180 रेडियन कर लेना। समझ गए? अच्छा, अब थर्ड पार्ट में आ जाते हैं। पीक करंट। अब पीक करंट के लिए आरएमएस करंट पता चल जाए तो मजा आ जाए, तो ओम्स लॉ लगा देते हैं। ठीक है, सब मर्ज की दवा ओम्स लॉ। ई आरएमएस इक्वल टू आई आरएमएस इंटू जेड। ई आरएमएस ई नॉट बाय रूट 2, क्योंकि ई नॉट की व्यवस्था है। आई आरएमएस नहीं पता, आई नॉट बाय रूट 2। जेड कितना है निकाल चुके थे, 50 ये लुड़िस हो गया। ई नॉट कितना है, 220 बराबर आई नॉट गुणे 50। आई नॉट बराबर 4.4 एम्पियर। समझ गए?